हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी 2021 जो कि 8 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था। सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स, ठीक, के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली जो ये सहायक अध्यापक एलटी का मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जनरली इसका जो पेपर पैटर्न होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली इसमें जो हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स और कुछ पेडागोजी भी आती है। तो जनरली जो 2021 में जो एलटी सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम हुआ था, जनरली उसमें मिनिमम 25 फिजिक्स की प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो उन्हीं 25 फिजिक्स के पोर्शन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसको कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैं डिवाइड कर दिया है। तो ईच पार्ट कंटेन 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अब ये जो एलटी है और लेक्चरर है, इसका जो नोटिफिकेशन है ये इस इस ईयर के मंथ लास्ट मंथ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत प्रॉफिट मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं फिजिक्स पोर्शन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट जनरली इसका जो सिलेबस रहता है 11th 12th बीएससी का भी सिलेबस रहता है इसमें। सिलेबस ऑफ एलटी 11th 12th बीएससी जनरली इसका सिलेबस रहता है एलटी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इसमें है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेक्चरर में भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेक्चरर में वो पूछा गया है, ये क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। ठीक है, और लास्ट में कहाँ आ रहा है, एलटी में आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखो ये क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ घुमा फिरा के बस दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना, सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री में हमने फेंका। तो एट दैट टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के है कह रहा है। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी एट हाइस्ट पॉइंट, हाइस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो एट दैट टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सेम ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, 2D मोशन को बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। सपोज दैट ये कोई पार्टिकल है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद ये इस तरीके से पाथ, ये इस तरीके से पाथ फॉलो करता है। ये जो पाथ फॉलो करता है, एक बार तो इसका नेचर भी एग्जाम में पूछा गया था। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो पैराबोलिक पाथ होता है, इसका जो ट्रेजेक्ट्री होती है पैराबोलिक होती है। और इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमने हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर फेंक दिया है। तो ये जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, पहले जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर ग्राउंड में हिट करेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हमको गिवन है कि यहाँ पर की जो काइनेटिक एनर्जी है हमको पता है। जब हम इनिशियल पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर के गिवन है, और हमको जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुँच रहा है एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो करते क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो u है, इस u को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजेंटल, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या आता है, हमेशा कॉस होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, u cos 60 हो जाएगा। और एक और कंपोनेंट कर देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना है y वर्टिकल, u sin थीटा, u sin 60 इज द कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए।
कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, बिकॉज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो पार्टिकल होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो जो वेलोसिटी क्या होगी वो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा पार्टिकल। ठीक है ना, तो देखो हाँ, ये देखो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, यही किसके इक्वल होगी, यू एक्स के इक्वल होगी, और यू एक्स कितना होगा, यू कॉस 60 के इक्वल होगी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा। ठीक है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा तो इसका इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जल्दी से देखो, एक जल्दीबाजी में हम इसका जीरो ऑप्शन लगा के आ जाते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है वो वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हम ऐसे बोलेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, एट हाईएस्ट पॉइंट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम वाइल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है फिर से अपने इनिशियल पाथ में वापस लौट जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। देखो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में इसको के कह रहा है, ये हो जाएगी हमारे पास हाफ एम। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, हाफ एम इन द प्लेस ऑफ वी, वी की जगह क्या लिखेंगे, यू कॉस 60 का स्क्वायर, यू कॉस 60 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। क्लियर, ये काइनेटिक एनर्जी डैश हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करना है हमको, तो जनरली क्या आ जाएगा, ये हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/1 कितना हो जाएगा 2, ये 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल हमने निकाल दी, हाईएस्ट पॉइंट पर है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो अब हमको इसको फाइंड आउट रिलेशन निकालना है इनिशियल के साथ, तो ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हम ऊपर एक्सप्रेशन में देखेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसी को तो क्वेश्चन में के कह रहा हो, तो के अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और एट काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो जो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2-3 बार 2-3 एग्जाम में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के फिर से रिपीट होने के मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर कोएक्सियली प्लेस्ड। हमारे पास क्या कह रहा है, देखो दो थिन लेंस है, सपोज दैट ये दोनों के दोनों, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है, तो हम या तो दोनों कॉन्वेक्स बना सकते हैं या दोनों कॉनकेव बना सकते हैं। ठीक है, इनको हमने क्या लिख दिया है, इनको हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया है, कॉन्टैक्ट में रख दिया है, तो इनका इक्विवेलेंट पावर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये हमसे ये दो लेंसेज हैं। ठीक, दीज आर टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में रखा है। ठीक, और इसकी फोकल लेंथ f1 हो गई और इसकी क्या है, f2 हो गया, कोएक्सियली प्लेस्ड आर इन कॉन्टैक्ट, इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रख दिया। ठीक है ना, इसको हमने इस तरीके से ऐसे कॉन्टैक्ट में रख दिया ऐसे। ठीक है, तो इनकी हमको पावर बताना है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पावर बताना है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम क्या जानते हैं, पावर क्या होती है, P इक्वल टू होता है 1/f, पी पावर इक्वल टू होता है 1/f, और f की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, f इक्विवेलेंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या जानते हैं, व्हेन टू lenses आर प्लेस्ड in coaxially in contact then their equivalent focal length is given by
1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। और देखो क्यों, बिकॉज 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसी को तो 1/f को ही तो हम पावर कहते हैं। इस 1/f को तो मैं पावर लिख सकता हूँ। ये यही तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही तो पावर बन जाएगी हमारे पास। यही तो पावर का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, पर रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं है। तो जब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 अपॉन क्या आ जाएगा, F1 इंटू F2 आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो फर्स्ट तो होगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऐसा तो फर्स्ट फर्स्ट गलत, सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड भी नहीं होगा, और देखो फोर्थ होगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2, ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इफ द पाथ डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाय 8, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, हमको एक रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस होता है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी आते रहता है यहाँ से, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, फाई होता है। ये होता है हमारे पास 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी पाथ डिफरेंस से निकालने को कहता है, कभी फेज डिफरेंस से निकालने को कहता है। ठीक है, तो पक्का क्वेश्चन आते हैं इससे, बेसिक से क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में हमको फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस फाई होगा, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 8 हो जाएगा। लेमडा बाई 8, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 3। क्लियर है ना। तो देखो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता होता तो हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फिर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। द सिंबल, हमको एक सिंबल दिया है, ये क्या है कह रहा है इसमें से, तो जेनर डायोड। देखो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में भी, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो अगर हमारे पास देखो, अगर जेनर डायोड होगा तो जेनर डायोड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल इस तरीके से, पीएन जंक्शन है सारे। ठीक, किस तरीके से हम इसको, अगर हम जेनर डायोड की बात करते हैं तो जेनर डायोड ये होता है, ये है। ठीक है, यहाँ से जेड बना होगा ऐसे करके। जेनर डायोड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये क्या बना होगा, इसमें जेड जैसा बना रहता है, जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड को पहचानने का सबसे अच्छा वे कि उसमें जेड बना होगा, जेड, ये जेनर डायोड हो गया। दूसरा आता है, देखो वेरेक्टर डायोड क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इसमें वेरेक्टर डायोड लगाया था, जो कि गलत हो गया था ऑप्शन। तो जो वेरेक्टर डायोड होता है उसमें इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट से लगी रहती है। ठीक है ना, इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट लगी रहती हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, वेरेक्टर डायोड कह सकते हैं। कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या पता है इस बार ऐसा क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग कह देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड क्या होता है, देखो टनल डायोड। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये टनल है, देखो ये टनल की तरह है। ठीक है ना, ये ये क्या है, ये एक टनल की तरह है। तो इस ये जो सिंबल रिप्रेजेंट है वो कर रहा है क्या है, ये टनल डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब और एक और हमारे पास आता है एक पीएन जंक्शन डायोड, क्या होता है, ये पीएन जंक्शन, ये वाला पी होता है और ये एन होता है। ये क्या आ गया हमारे पास, पीएन जंक्शन डायोड आ गया। ठीक है, ये हमको ए और बी दो पॉइंट, आउटपुट इनपुट, ये पीएन जंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये क्लियर है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या आ सकता है आपके पास, मैच द फॉलोइंग करने को आ सकता है। तो ये जो गिवन क्वेश्चन के जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टनल डाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एज सून एज वी मूव द इक्वेटर टू पोल। ठीक है, जब हम इक्वेटर से पोल जाएंगे, जो अर्थ होती है हमारे पास, ठीक है, इक्वेटर टू पोल जाना है हमने, ये इक्वेटर और ये पोल। इक्वेटर टू अगर पोल जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, तो जो जी मैक्सिमम होता है, ठीक है, जी मैक्सिमम एट पोल में होता है, कभी कभी ये भी आ जाता है, और जी मिनिमम कहाँ आता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो हम कहाँ से जा रहे हैं, इक्वेटर इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं, इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं, तो जी क्या होगा बताओ, मिनिमम से मैक्सिमम होगा, तो जी क्या होगा, इंक्रीजेस। सी क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वी मूव इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, 1 AMU। 1 AMU स्टैंड फॉर, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जो 1 AMU इक्वल टू होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभी सिर्फ 931 भी लिखा आ जाता है, 931, इसमें पूरा पूरा आया था 931.5। ठीक है, तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, which of the following characteristics of electron determines the current in a conductor। ठीक है, तो जनरली हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर में ये सपोज दैट ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कंडक्टर है। जब हम ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट किसकी वजह से होती है, कह रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई बैटरी नहीं, अगर हम कोई भी बैटरी हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तो जो इनकी थर्मल इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, ये है इनकी एवरेज थर्मल इनिशियल वेलोसिटी जीरो है व्हेन वी नॉट कनेक्टेड बैटरी अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो इसमें जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर रेंडमली ओरिएंटेड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करने से क्या होगा, बैटरी को कनेक्ट करने से क्या होगा, कोलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज होती जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं आई इक्वल टू वीना, आई इक्वल टू आई इक्वल टू वीना। ठीक है, आई इक्वल टू वीना, ये शॉर्ट ट्रिक है, आई इक्वल टू वीना, आई इक्वल टू वीना। जनरली इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन drift velocity and current. I stand for current, Vd stand for drift velocity, E stand for charge of electron, N is the number of electron per unit volume, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। A is the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज ड्यू टू, देखो फॉर अ कंडक्टर E इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट एंड A इज सेम। ठीक है, तो that means for a conductor I is directly proportional to drift velocity. For a conductor I, current is directly proportional to drift velocity। ठीक है, तो which of the following, तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो करेक्ट होगा ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा इसमें डिटरमाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सेकंड इज द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। व्हाट इज द बूलियन इक्वेशन, ये हमको कोई इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करके हमको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो देखो y इक्वल टू हमको गिवन है a प्लस बी का होल बार प्लस a इंटू बी का होल बार। ठीक है, हम क्या जानते हैं, देखो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम जानते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है,
डी मॉर्गन्स थ्योरम देखो फर्स्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, लाइन को ब्रेक किया, और इसको याद रखने का तरीका है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जब हम ब्रेक करेंगे तो ए बार बी बार और प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। सेकेंड रूल होता है ए बी, ए बी का डॉट, ठीक है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी फिर से क्या है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, ये बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इन दो आइडेंटिटीज को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है ना, इन दोनों को जनरली हम यूज करेंगे इसमें। तो देखो, जब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी के होल बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार डॉट बी बार लिख सकता हूँ, प्लस ए बी है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। ए ए डॉट बी के होल बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें ए कॉमन है, अगर हम इसमें से ए कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ बनेगा क्या, बनेगा बी बार प्लस वन बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। और देखो इन इन बुलियन अलजेब्रा इन बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि अगर हम बी बार में अगर कुछ वन ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन ही आता है। तो ए बार इंटू वन प्लस बी बार हो गया, या वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार हो गया। और ए बार प्लस बी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी का होल बार। ए बार बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार ए डॉट बी का होल बार लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का जो होल बार होगा वही क्या होगा, ए बार प्लस बी बार होगा। ठीक है, तो इसको जो फर्दर सॉल्व करने पर जो हमारे पास आउटपुट आता है, क्या आता है, ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस ये होता है हमारे पास, बल्क मॉडुलस ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कोई हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। और इसे रेसिप्रोकल पूछ रहा है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी इक्वल टू वन अपॉन के, और सी इक्वल टू वन अपॉन बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, क्या बोलते हैं, COMPRESSIBILITY। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया उत्तराखंड सहायक अध्यापक एल टी 2021 के इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस के डिटेल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और एक और बात, आप आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया, अपना स्कोर कार्ड भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस किस रेंज तक हो गई है, किस हद तक हो गई है, कौन से टॉपिक में आपको और मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रीवियस ईयर करने से ही हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर करने से कहीं ना हम किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग आधा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।